1950। उस दिन हमारे संविधान में टोटल भाग थे 22। अब 22 भाग कौन कौन से, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला भाग लिखो, पार्ट फर्स्ट, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये भाग प्रथम का कुछ भाग के जो प्रावधान है वो है। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स भी आएंगे, वो आर्टिकल रहेंगे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 आर्टिकल्स। तो पहले भाग के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन आर्टिकल्स का रिलेशन होता है कि संघ के अंदर कौन कौन से राज्य होंगे, उनके नाम क्या होंगे, कौन सा राज्य नया जोड़ा जा सकता है, क्या राज्यों को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है तो संविधान संशोधन में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या किसी बाहरी राज्य को हम लोग हिंदुस्तान में मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। इससे रिलेटेड जो बातें की गई है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर की गई है। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल फर्स्ट बोलता है। मतलब भारत से रिलेटेड जो बातें, कितने इसमें राज्य होंगे, उन राज्यों के नाम क्या होंगे, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ये सब बातें किसमें है, पार्ट फर्स्ट में। क्या हम लोग किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मिलाया है, गोवा को मिलाया, पुदुचेरी का हिस्सा था, पौंडीचेरी को मिला, पुदुचेरी क्या पुर्तगालीज का हिस्सा था, पुदुचेरी को मिलाया, फ्रेंच का हिस्सा था, दमन एंड दीव नागर हवेली को बाद में मिलाया गया, सिक्किम को बाद में मिलाया गया। अभी हम लोगों ने बांग्लादेश के एनक्लेव के साथ में समझौता किया, तो हम लोगों ने बाहरी क्षेत्रों को भी भारत में मिलाया है। फिर इसी भाग के अंदर आते हैं, क्या किसी एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाए जा सकते हैं, बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक राज्य को तोड़ के दो राज्य अलग अलग बनाए, आंध्र प्रदेश बनाया मद्रास से अलग करके, बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र बना है। अभी हाल ही के अंदर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया, और अभी 2019 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, J&K और लद्दाख। ये सारे के सारे प्रोविजंस कौन से पार्ट में आएंगे, पार्ट फर्स्ट के अंदर आएंगे। याद, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड पार्ट लिखो, भाग 2, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधी प्रावधान। कौन से प्रावधान है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप, सिंगल। कौन से देश में डबल सिटीजनशिप, यूएसए के अंदर। यूएसए का अलग नागरिक होगा देश का, और वहां पे कैलिफोर्निया का, व्योमिंग का, वहां पे अलग नागरिक होगा। हम लोग राजस्थान के हैं और नागरिक कहाँ के हैं, भारत के, तो सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का हिस्सा है या स्टेट लिस्ट का हिस्सा, सिंगल सिटीजनशिप रहेगी तब यूनियन लिस्ट का हिस्सा रहेगा। और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो पार्ट सेकंड में आएंगे। उनसे रिलेटेड आर्टिकल रहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन आर्टिकल्स को हम लोगों ने ऑन द डेट ऑफ अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही अडेप्ट कर लिया था। 26 नवंबर को ही इन लोगों संविधान में ये लागू हो गए थे, ऐसा हुआ था। इसमें ये प्रावधान किए गए कि कौन लोग भारतीय नागरिक होंगे, कौन लोग बाद के अंदर भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1955 का, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर 2019 के अंदर संशोधन हुआ था। उसमें भी नागरिकता रिलेटेड बातें की गई थी। तो कौन से भाग से रिलेटेड बातें थी वो, भाग 2। तो पार्ट 2 में कौन आएगा, नागरिकता। हम भारत के नागरिक हैं, वी आर सिटीजन। कौन होते हैं सिटीजन, सिटीजनशिप इज ए स्टेटस। एक हमारा क्या होता है, ये स्टेटस होता है कि वी आर इंडियंस, तो हम लोग इंडियन सिटीजन, हमारा स्टेटस है या नहीं। जो जिस व्यक्ति के पास में ये स्टेटस होता है, उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में रिलेटेड कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज होती है, उसको कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे वी आर इंडियंस, तो हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज हैं और हमारे कुछ प्रिविलेजेस हैं। सरकार की नौकरी हमें ही मिलेगी क्योंकि हम भारतीय हैं। हमारे साथ में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, इनके प्रोविजंस हम पे ही लागू होंगे क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। तो सिटीजनशिप बेसिकली होता क्या है,
स्टेटस होता है, एक आपको एक दर्जा दिया जाता है, आपकी एक परिस्थिति होती है जिसके आधार पे आपको अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, आपका कुछ रोल होता है, ये सिटीजनशिप होती है। ठीक है, अलग अलग देशों की अलग अलग लोग सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा फंडामेंटल राइट्स, FR, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इनके आर्टिकल्स कहां से कहां तक रहेंगे? 12 से 35, 12 से 35 तक हमारे आर्टिकल्स रहेंगे। इनमें फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल 14 से रिलेटेड आर्टिकल 30 तक ही, आर्टिकल 32 तक है। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज हैं, स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में, लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के अंदर। तो भारतीय नागरिकों को और भारतीय अलावा जो बाहरी लोग हैं उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्यों जरूरत पड़ती है हमारे को फंडामेंटल राइट्स की? व्यक्ति के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जितने भी प्रकार के सर्वांगीण विकास होते हैं उसके लिए हमारे को कुछ अधिकारों की जरूरत होती है, और वो अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल इसलिए कहा गया है कि कोई इनको छीन नहीं सकता हमारे से। अगर कोई व्यक्ति या राज्य छीनने की कोशिश करे हमारे को फंडामेंटल राइट्स को, तो हमारे पास में एक रेमेडी है, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फॉर द फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में, 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में रहेंगे? पार्ट 3 के अंदर रहेंगे। याद हो गया? फिर आते हैं, ये तो हमारे क्या थे? राइट्स हैं। फिर राइट्स के बाद में राज्य की कुछ ड्यूटियां होती है, उन्हें हम लोगों के द्वारा कह दिया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि राज्य की कुछ ड्यूटियां होगी, राज्य का कुछ कर्तव्य होंगे जो कि वहां के राज्य को वेलफेयर, कल्याणकारी कुछ योजनाएं ला सके, लोगों का कल्याण कर सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स एंड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। स्टेट हैव सर्टेन ड्यूटीज एंड दीज प्रिंसिपल्स डायरेक्ट देम टू फॉलो दैट ड्यूटीज। यानी जो ये निर्देशक दिए गए हैं ये डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव होते हैं ना कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा। तो राज्य पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये तो बाध्यकारी होते हैं, दे आर एनफोर्सेबल बाय द लॉ। हम लोगों ने आर्टिकल 226 और 232 की आर्टिकल 32 की बात की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एनफोर्सेबल नहीं होते, ये केवल डायरेक्टिव होते हैं। जैसे कि आप सीधे सीधे जाना, इधर मुड़ जाना, सीधे चलना, रोज नहाना, ब्रश करना, रोज पढ़ाई करना, ये क्या है? डायरेक्टिव्स है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं करोगे तो एनफोर्सेबल तो है नहीं। ऐसे थोड़ी कि मुर्गा बन जाओ, ठीक है ना? और बनाया भी जा सकता है। कई बार जैसे जैसे अधिकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स बनते जाते हैं। कि पढ़ाई तो करवानी है लेकिन फोर्सेबल नहीं, पढ़ाई मन से आती है। कहां से आती है पढ़ाई? मन से आती है, ताकत से पढ़ाई नहीं आती है। ठीक है ना? फोर्स से, जैसे उठाए कुत्ते शिकार नहीं करते हैं, एक बात बोली जाती है, शिकार वही करेगा जिसे मन में शिकार करने की इच्छा हो रही है। तो हमारे को शिकार किसका करना है? इन भागों का शिकार करना है। पार्ट्स है ना, एक एक पार्ट्स का शिकार करना है। तो कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स तो हो गए। 4 के बाद में नया पार्ट्स आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4। कौन सी है? FD। क्या करवा दी हमारी? FD करवा दी, फंडामेंटल ड्यूटी। क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड भाग 4 का है, पार्ट 4A, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था, इसे ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान, लिख लो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कौन से ईयर में? 1976, 1976 में से जोड़ा गया, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ 3/1/1977। 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, यानी कार्य करना शुरुआत किया। अब हमारे को इससे पहले तक केवल फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन आया। आपातकाल का दौर चल रहा था
उस दौरान राज्य ने कहा जी लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां भी, ड्यूटीज भी है, और ड्यूटीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये उस आपातकाल अलग चीज हो सकता है, ड्यूटीज हमारे को एक बेहतरीन चीज मिली, क्योंकि हमारी कुछ ड्यूटी तो होनी चाहिए, नहीं पता ही नहीं रहता जी। और भारतीय संस्कृति तो बेसिकली चलती जिस पर है, ड्यूटीज पे। हमारी इथिक्स पूरी ड्यूटीज पे, हमारे पूरे वेद पुराण ग्रंथ गीता सब ड्यूटीज पे है। ड्यूटीज पे रहती है तो हमारे को दिक्कत ही नहीं आती, कल्याण तो ऐसे ही हो जाएगा। हमारे को राइट्स दे दिए गए थे, ड्यूटीज पता नहीं थी। फिर संविधान संशोधन करके हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई। क्या किसी व्यक्ति के द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया जाता तो उस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं की जा सकती। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। राज्य की सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हम लोगों के द्वारा अगर हम लोग किसी सिनेमा हॉल के अंदर गए, हम लोगों ने वहां पे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए 52 सेकंड, जन गण मन अधिनायक जय है, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, मन से उजागर होती है चीजें। धीरे 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 अलग अलग कोड्स तो जरूर बने हुए हैं, जैसे फ्लैग कोड बना हुआ है, कुछ चीजों के अंदर लॉ बने हुए हैं, टोर्ट्स के लॉ। कौन से लॉ बोलते हैं उन्हें? टोर्ट्स लॉ बोलते हैं, सिविल लॉ भी बोल देते हैं। उनके तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाने के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं और सरकारें वो कानून बनाती है, जो संसद होती है या विधानसभा होती है, और उन्हें धीरे धीरे छोटा छोटा करके एनफोर्सेबल बनाती है। जैसे कि हमारे को फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है कि हम लोग नेचर का प्रोटेक्शन करेंगे, लेक्स रिवर्स को गंदा नहीं करेंगे, वाइल्ड लाइफ के साथ में कुछ दिक्कतें नहीं करेंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, हाथियों को बचाने के लिए 1992 के अंदर एक्ट लेके आ गए, 2009 का एक्ट, ऊंट बचाने के लिए एक्ट, अलग अलग एक्ट लेके आते हैं। तो इनके द्वारा हमारे पास में पेनल प्रोविजन है या नहीं है? नदी को गंदा करते हैं तो हमारे पेनल प्रोविजन है, यानी दंडात्मक कार्रवाइयां की जा सकती है। आया समझ में? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जोड़ी गई पार्ट 4 के अंदर, इनको अलग से पढ़ेंगे। फिर फोर्थ एक के बाद में नया भाग 5, फिफ्थ का रिलेशन है द यूनियन, संघ। भाग 5 में क्या आता है? संघ आ जाता है, द यूनियन। अब भाग 5 अकेला नहीं रहेगा। संघ का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे एक चीज बनी हुई है, इसको ऐसे समझो, ये तो क्या है? यूनियन। ये क्या है? बाद में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं। तो यूनियन के कुछ पास पावर्स होंगे, यूनियन क्या क्या होगी, उसकी कार्यपालिका क्या होगी, एग्जीक्यूटिव क्या होगी, जुडिशियल सिस्टम क्या होगा, उसका लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा, सारी बातें कौन से पार्ट में जोड़ी गई? भाग 5 के अंदर जोड़ी गई। स्टेट से रिलेटेड जो बातें रहेगी वो बातें रहेगी भाग 6 के अंदर। यूनियन का मतलब जो हमें इंटीग्रेट करता है, राज्य हमें अलग करते हैं, यूनियन हमें एक करता है। यूनियन का मतलब यही होता है ना, यूनिटी दिखाओ, एकता में शक्ति, एकता महान शक्ति। तो यूनियन मतलब क्या होता है? एकता, जो हमें एक करें। तो केंद्र हमें क्या करता है? एक। भारत हमें क्या करता है? एक। राज्य हमें क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। कि हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे केवल एक ही नाम सुनाई देता है, दैट इज इंडिया। राज्य हमें अलग अलग करते हैं। चंडीगढ़ की टीम से हो तुम तो जाओ चंडीगढ़ की टीम में खेलना, जोई मुई झारखंड से, अलग अलग नाम है या नहीं है? तो उन नामों का नाम क्या है वो अलग अलग करते हैं, पर वो डाइवर्सिटी के लिए जरूरी होते हैं। वो तो हो जाते हैं स्टेट्स, और जो हमें एक करे वो कौन हो जाएगा? यूनियन। तो यूनियन के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स रहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम रहेंगे। फिर भाग 4 को हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में तोड़ा। पहला चैप्टर या अध्याय 1 किससे रिलेटेड? चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 लिखो, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो भाग 5 का चैप्टर अध्याय 1 किससे संबंधित है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव। फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल नहीं लिखे थे? कौन सा आर्टिकल है? 51A आर्टिकल है। यूनियन के जो आर्टिकल्स रहेंगे वो कहां से कहां तक रहेंगे? वेरी गुड, 52 से 151।
तक आर्टिकल्स रहेंगे। चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या रहेगा? द यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। अध्याय 1 में केंद्रीय कार्यपालिका, इसके आर्टिकल्स रहेंगे 52 से 78। कहां तक रहेंगे? 78 तक रहेंगे, 52 से 78, 52 टू 78 तक आर्टिकल्स रहेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव किस चीज से बना है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब कि जो संसद ने कानून बनाए, उन संसद के कानूनों को लागू कौन करवाएगा, इसमें आता है एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका मिलकर बनती है एक तो राष्ट्रपति से, लिखते चलो नीचे से, केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बाद में होते हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में रहे।